हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 3 रिवीजन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और आईएफसी के बारे में। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 3 के 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें ऑडिट रिस्क ऐसे 315, ऐसे 330 और ऐसे 320 और इंटरनल कंट्रोल रिवाइज कर लिए हैं। और तो और चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 11 के भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे। ये जो रिवीजन है वो मैं अपने नोट्स जो कंपाइल की है फ्रॉम द आईसीएआई मॉड्यूल उसमें से करवा रहा हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में रिवाइज करते हैं, जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 41 पर। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब कि इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अकाउंटिंग वगैरह हो रहा है, या फिर और कोई सिस्टम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो भी एंटिटी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो हमें देखना होगा, चेक करना होगा, और उसका ऑडिट भी हमें करना होगा, क्योंकि उसकी इंपैक्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है तो वो भी हमें चेक करना जरूरी बन जाएगा। राइट, तो वो देखते हैं। Automated environment. An automated environment basically refers to a business environment where the processes, operations, accounting and even decisions are carried out by using computer system, also known as information system or information technology systems. The fundamental principle of an automated environment is the ability to carry out business with less manual intervention and more system driven. Information system में का यूज ज्यादा होता है, मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है, सिस्टम ड्रिवन ये एनवायरनमेंट है वो ज्यादा होता है, उसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कहा जाता है। उस केस में किस तरह से ऑडिट करेंगे वो हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। The complexity of business environment depends on the level of automation. That is, if a business environment is more automated, it is likely to be more complex. जहां पर ऑटोमेशन ज्यादा है वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। तो ऑटोमेशन जितना ज्यादा उतना वो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट माना जाएगा। की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्या क्या फीचर्स होते हैं? एनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस, एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, क्योंकि प्रोसेस मैकेनिज्म थ्रू हो रहा है, सिस्टम थ्रू हो रहा है, तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, गलत होने के चांसेस कम होते हैं। एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, सिस्टम में कितना भी डेटा हो ऑटोमेटिकली इजीली हो जाता है काम। इंटीग्रेशन अमंगस्ट बिजनेस ऑपरेशन, इंटीग्रेशन होता है, वेरियस बिजनेस ऑपरेशन है उनका इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए एक जगह पर जो काम किया है तो दूसरी जगह पर भी उसका डेटा दिख सकता है। राइट, तो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, सिक्योरिटी अच्छी होती है, कंट्रोल अच्छे होते हैं। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन एरर्स जो क्लरिकल एरर्स होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है उसमें लेटेस्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कैपेबिलिटी, कनेक्शन और नेटवर्क की वजह से आपको कहीं पर भी ये यूज कर सकते हैं। तो ये इसके सिंपल से कॉमन फीचर्स है जो आप इजीली आप ऑटोमेशन का यूज करते ही है। कंप्यूटर, इवन ये आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो उसमें ये सारे फीचर्स रहते हैं जनरली, तो आप इजीली वो लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो। काफी ईजी सा सिंपल सा पोर्शन है ये, राइट। If a company uses an integrated enterprise resource planning ERP, Visor, SAP, Oracle, etc., then it is considered more complex to audit. ERP, Enterprise Resource Planning का अगर यूज कर रहे हैं, जो जनरली कस्टमाइज्ड होता है, एंटिटी के हिसाब से बनाया जाता है, और SAP जो Oracle है वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट, उसमें कंट्रोल्स अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। On the other hand, if a company using off-the-shelf, that is ready-made accounting software, for example Tally, then it is likely to be less automated and hence less complex environment. पर अगर जो भी एंटिटी है वो ऑफ द सेल्फ मतलब कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर अगर यूज करेंगे तो वो जनरली इजी होते हैं, वो जनरली सभी जगह पर कॉमन होते हैं, तो उसके फीचर्स है वो किस तरह से यूज करना है वो ऑडिटर को पता होता है, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज कम रहती है। अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी यूज कर रहे हैं एंटिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है और उनको डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए। तो क्या क्या चीज हम समझेंगे और क्या क्या चीज हम डॉक्यूमेंट करेंगे। Given below are some of the points that an auditor should consider to obtain an understanding of the company's automated environment. They should be documented as well. सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड, कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया जा रहा है, वन और मोर एप्लीकेशन सिस्टम एंड व्हाट दे आर, कौन सी एप्लीकेशंस है, राइट, वो देयर पर्पसेस, वो किस पर्पस के लिए है, वेदर इट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। जनरली हमारा फाइनेंशियल पर्पस से जो भी एप्लीकेशन यूज हो रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिसकी इंपैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर है। पर्पस, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, लोकल वर्सेस ग्लोबल, आईटी सिस्टम कहाँ की है, लोकल या फिर ग्लोबल। आर्किटेक्चर कैसा है, डेस्कटॉप बेस्ड, क्लाइंट सर्वर, वेब एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड। आर्किटेक्चर कैसा है उस एप्लीकेशन का, उस सॉफ्टवेयर का। वर्जन, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, फंक्शंस एंड रिस्क कुड वेरी इन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम एप्लीकेशन।
जनरली अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन है वो यूज करना एडवाइजेबल होता है क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। इंटरफेसेस विद इन सिस्टम इन केस मल्टीपल सिस्टम एग्जिस्ट। इंटरफेसेस मतलब एक सिस्टम का जो इंटरफेस है वो दूसरी सिस्टम में भी है। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स का जो सॉफ्टवेयर है जहां पर सेल्स इनवॉइसेस प्रिपेयर किए जाते हैं, अगर उनका इंटरफेस अकाउंटिंग में भी है तो क्या हो सकता है कि सेल्स इनवॉइसेस जितने भी प्रिपेयर किए जाएंगे उसकी डायरेक्ट एंट्री हो सकता है कि अकाउंटिंग में हो जाए अगर इंटरफेसेस है तो क्यों कौन से इंटरफेसेस कौन से सिस्टम में है वो भी समझना और डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। इन हाउस वर्सेस पैकेज्ड, वो सॉफ्टवेयर है वो इन हाउस कस्टमाइज करवा के बनवाया है या फिर पैकेज्ड है। आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज आईटी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट्स, वो जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कौन से एक्टिविटीज है वो आउटसोर्स करवाई गई है। की पर्सन्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। उसके की पर्सन्स कौन है जो उसको हैंडल करता है, लीड करता है उस सॉफ्टवेयर को, वो भी हमें समझना है और डॉक्यूमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पर हमें 7-8 चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है रिगार्डिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और उनको डॉक्यूमेंट भी करना जरूरी है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड, देयर पर्पसेस, लोकेशन, देन आर्किटेक्चर कैसा है, वर्जन्स क्या है, कौन सा है, इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम, इन हाउस वर्सेस पैकेज्ड, आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज और की पर्सन्स। सिंपल, ये एज अ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम, आईटी सिस्टम का यूज करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक रिस्क है जो रिलेटेड टू आईटी सिस्टम है वो अराइज हो सकता है। कौन सा वो यहाँ पर दिया हुआ है। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ, गलत डेटा को प्रोसेस कर रहा है या फिर प्रोसेसिंग है वो गलत है, राइट, या फिर दोनों ही हो सकता है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, जिस पर्सन के पास एक्सेस नहीं है, ऑथोराइजेशन नहीं है, वो डेटा को वो डेटा का यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। डायरेक्ट डेटा चेंज, बैकएंड चेंज, बैकएंड में से आईटी वाला पर्सन है वो बैकएंड में से कोई चेंजेस कर रहा है तो वो गलत रीजन नहीं है या फिर वैलिडिटी नहीं है। अनऑथोराइज्ड वे में वो अगर कोई भी चेंज कर रहा है तो गलत चीज है। एक्सेसिव एक्सेस और प्रिविलेज्ड एक्सेस, सुपर यूजर, कुछ यूजर्स है उनके पास सारे ही डेटा का एक्सेस हो सकता है, सारी ही रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग वगैरह का राइट हो सकता है तो वो मिसयूज कर सकते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है प्रॉपरली तो कुछ गलत हो सकता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज में भी हमने देखा था। अनऑथोराइज्ड चेंज टू सिस्टम और प्रोग्राम, सिस्टम या फिर प्रोग्राम उसमें अनऑथोराइज्ड पर्सन अगर चेंज करेगा, राइट। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स, जहां पर जरूरत है चेंज करने के सिस्टम या प्रोग्राम में अगर वो फेल होते हैं, राइट, जो भी अपडेट लेकर आने की जरूरत है वो नहीं हुआ, दैट्स आल्सो अ रिस्क। एंड लॉस ऑफ डेटा लॉस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर 7-8 रिस्क है जो रिलेटेड टू आईटी सिस्टम है। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, डायरेक्ट डेटा चेंजेस दैट इज बैकएंड चेंजेस, प्रिविलेज यूजर, सुपर यूजर, राइट, वो भी मिसयूज कुछ कर सकते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सिक्स्थ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम्स, फेलियर टू चेंज सिस्टम और प्रोग्राम्स एंड लॉस ऑफ डेटा, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा भी हुआ है ओल्ड कोर्स में, फिर से पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क, आईटी रिलेटेड रिस्क जो हमने ऊपर देखे उसकी इंपैक्ट क्या हो सकती है, उसकी 3 जगह पर इंपैक्ट हो सकती है। कंट्रोल्स में हो सकती है कि कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, राइट, आईटी में रिस्क है उस वजह से कंट्रोल्स बराबर नहीं है तो उस वजह से कंट्रोल्स की वजह से आगे की जो प्रोसीजर्स है या फिर हमें ज्यादा प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर है वो करनी हो सकती है या फिर जो उसमें से जो रिजल्ट मिला है वो इफेक्टिव नहीं होगा। फिर जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर की जाती है उसमें हमें ज्यादा चेक करना होगा। सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो है, डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स या एनालिटिकल प्रोसीजर है वो इन डिटेल ज्यादा हमें करना होगा क्योंकि कंट्रोल्स बराबर नहीं है, वो रिस्क ज्यादा है इसलिए। और तो रिपोर्टिंग की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कंट्रोल में ज्यादा डेफिशिएंसी है तो रिपोर्ट भी करना हो सकता है। So impact on substantive checking, inability to address above discussed risk may lead to non-reliance of data obtained from system. It could lead to increased substantive checking, that is detailed checking, right? अगर रिस्क ज्यादा है तो उसके डेटा के ऊपर हम ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे और हमें ज्यादा सब्सटेंटिव चेकिंग करना रहेगा। Impact on controls, it can lead to non-reliance on automated controls, system calculations and accounting procedures built into application. It may result in additional audit work. जो भी कंट्रोल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगी कि हम ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के ऊपर, तो हमें ज्यादा ऑडिट वर्क करना रहेगा। एंड इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इन केस ऑफ कंपनीज इट मे लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन सम इंस्टेंसेस। सिंपल, तो इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क 3 जगह पर आएगा, सब्सटेंटिव चेकिंग, कंट्रोल्स और रिपोर्टिंग पर। ये आरटीपी May 24 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तीन टाइप के कंट्रोल्स रहते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी रिलेटेड मैनुअल कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल जो सारी जितने भी आईटी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें जनरल कंट्रोल रहेगा। एप्लीकेशन कंट्रोल स्पेसिफिक टू सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन वो कंट्रोल है। और आईटी रिलेटेड कंट्रोल आईटी में से कोई डेटा वगैरह निकाल जाएगा और उसके ऊपर मैनुअल प्रोसेसेस की जाएगी, तो वो आईटी रिलेटेड मैनुअल कंट्रोल्स हैं। General IT control. General IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application control. General IT control है वो support करता है effective functioning of the application control, क्योंकि general IT control है वो सारी system पर generally apply होता है, बहुत सारी application system पर वो apply होता है, तो इसीलिए वो supporting foundation base बनेगा। These are IT control generally implemented to mitigate the IT specific risks and applied commonly across multiple IT systems, application and business processes. Hence, general IT controls are known as pervasive controls or indirect controls. ये बहुत सारी जगह पर होता है, तो इसे परवेसिव बहुत ही ज्यादा, मतलब कि इसकी इम्पैक्ट है वो पूरे ही सारे ही कंट्रोल्स के ऊपर है, इसीलिए उसे परवेसिव कंट्रोल या इनडायरेक्ट कंट्रोल, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट टू द एप्लीकेशन नहीं है, स्पेसिफिक टू द एप्लीकेशन नहीं है, बट ये इन जनरल है, इसीलिए इनडायरेक्ट कंट्रोल भी कहा जाता है, राइट। General IT controls that maintain the integrity of information and security of data commonly include controls over the following. राइट, यहाँ पर हमें चार अलग अलग जगह पर कंट्रोल हो सकते हैं जनरल आईटी कंट्रोल, वो हमें समझाया है। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस. The objective of controls over data center and network operation is to ensure that production systems are processed to meet financial reporting objective. Data center और network जो operations है वहाँ पर जनरल आईटी कंट्रोल क्यों रहते हैं, क्योंकि उससे जो प्रोडक्शन सिस्टम है जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट होता है, राइट, वो प्रॉपरली हो पाए। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज, प्रिपेयरिंग, शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ बैच जॉब्स, monitoring, storage and retention of backups, performance monitoring of operating system, database and networks. Matters such as BCP, that is business continuity plan, and DRP, that is disaster recovery plan, which deal with recovery from failures, are also taken care of by such type of controls. तो ये सारी एक्टिविटीज है वो डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस में की जाती है। यहाँ पर हमें 5 एक्टिविटीज बताई गई है, तो ये आपको याद रखना जरूरी बन जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा एक्टिविटीज पूछ सकते हैं। तो डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस है, उसमें 5 एक्टिविटीज कौन सी है? ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज, प्रिपेयरिंग, शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ द बैच जॉब्स, मतलब कि बैच में एक साथ कुछ ट्रांजैक्शंस है वो आगे के प्रोसेस होते हैं, राइट। फिर बैकअप्स के रिगार्डिंग है, तो मॉनिटरिंग, स्टोरेज और रिटेंशन किस तरह से होता है बैकअप, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग किस तरह से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और नेटवर्क्स का, और बीसीपी और डीआरपी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिजास्टर वगैरह होती है, तो उनको रिकवरी के लिए कैसा प्लान है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बीसीपी एंड डीआरपी, डिजास्टर रिकवरी प्लान। सेकंड है program change. The objective of the program change control is to ensure that modified system continue to meet financial reporting activities. जो भी प्रोग्राम में चेंजेस किए गए हैं वो अभी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो उनको अचीव कर पा रहे, इफेक्टिव है, राइट। ये प्रोग्राम चेंजेस का ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है? चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग एंड ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट, जिसने भी चेंज की रिक्वेस्ट की है उनको रिकॉर्ड करना, उनको मैनेज करना और ट्रेस करना, ट्रैक करना, मेकिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस एटसेट्रा, जो भी चेंज करते हैं उनको चेंज करना और उनको टेस्ट करना कि वो चेंज बराबर हुआ है या नहीं। तो प्रोग्राम चेंज के अंदर हमें यहाँ पर 3 एक्टिविटीज बताई गई हैं। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, जो चेंज रिक्वेस्ट है उनको रिकॉर्ड करना, मैनेज करना और ट्रैक करना, एंड मेकिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस, राइट। ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Third, access security. The objective of control over access security is to ensure that access to programs and data is unauthenticated and authorized to meet financial reporting objectives. जो भी डेटा है, जो भी प्रोग्राम वगैरह है, उनका एक्सेस है वो ऑथोराइज्ड पर्सन को ही मिलना चाहिए ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो पाए। तो वो देखना एक्सेस सिक्योरिटी का काम है। इसकी एक्टिविटीज है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सिक्योर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट जो है। सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, सिक्योरिटी के लिए जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें किस तरह से सिक्योरिटी, उसमें क्या पासवर्ड लॉगिन वगैरह है या नहीं। डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। फिजिकल सिक्योरिटी कैमराज वगैरह हो सकता है, राइट। अनऑथराइज्ड पर्सन कोई ऐसी जगह पर जा नहीं सके, ऐसा कुछ हो सकता है।
तो यहाँ पर एक्सेस सिक्योरिटी के हमें एक्टिविटीज बताई गई है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी। ये 5 सिक्योरिटीज के पॉइंट आप इजीली याद रख सकते हैं, राइट। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सिक्योरिटी होना चाहिए, उसके अंदर डेटा होगा उसको भी सिक्योर करना जरूरी है। जो नेटवर्क है जो सारी सिस्टम को वेरियस लोकेशन से कनेक्ट करता है, और फिजिकल सिक्योरिटी होना चाहिए। फोर्थ है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, बिजनेस एप्लीकेशन। न्यू सिस्टम को एक्वायर करना, उनको डेवलप करना और उनको मेंटेन करना, उसके लिए भी एक्टिविटीज की जाएगी, वो भी जनरल आईटी कंट्रोल्स में कवर अप होगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंट्रोल इज टू एंश्योर दैट सिस्टम्स आर डेवलप्ड, कॉन्फिगर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ये जो एक्टिविटीज है, राइट, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे एप्लीकेशन सिस्टम को एक्वायर किया जाए, डेवलप किया जाए, मैनेज किया जाए, जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव किए जा सके। उसके अंदर एक्टिविटीज क्या आती है, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, एनालिसिस एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्सेट्रा। ये देखने चाहिए तो ये सारे तो 4 जो पॉइंट्स है वो फेजेस, एक के बाद एक प्रोसेस होगी। पहले इनिशिएट होगा कि कहाँ पर प्रोजेक्ट नई सिस्टम की जरूरत है, उसके बाद एनालिसिस और डिजाइन किया जाएगा प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने के लिए, फिर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वो डेवलप किया जाएगा सिस्टम को, और टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, राइट। और यहाँ पर है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो ये 5 एक्टिविटीज कवर अप होती है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के अंदर। ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, फिर उसका एनालिसिस एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड हमें वो जो बन जाएगा तो टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस। ये जनरल आईटी कंट्रोल थे। अब है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड्स बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल्स दैट ऑपरेट एट अ बिजनेस प्रोसेस लेवल। इसमें एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटेड कंट्रोल हो सकते हैं। Automated application controls are embedded into IT applications with ERPs and help in ensuring the completeness, accuracy and integrity of data in those system. वो जो भी सिस्टम है उनके अंदर इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस सब कुछ मेंटेन हो, वो उसका पर्पस होता है। एप्लीकेशन कंट्रोल का पर्पस होता है कि एप्लीकेशन के अंदर डेटा जो है, जो भी उसका काम है वो प्रॉपरली हो पाए, कंप्लीटली हो पाए, एक्यूरेटली हो पाए। Examples of automated application includes edit checks and validation of input data, sequence number checks, user limit checks, reasonableness check, mandatory data feeds, etc. Right? ये टाइप के एप्लीकेशन कंट्रोल्स हो सकते हैं। तो MTP 1 मई 24 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 4 कंट्रोल्स दिए गए थे और उनको आइडेंटिफाई करना था वेदर इट इज जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। यहाँ से जो हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं उसी में से एग्जांपल्स 4 एक्टिविटीज के दिए थे, उसको जस्ट आइडेंटिफाई करना था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको, राइट। चलिए फिर IT dependent control है। IT dependent controls are basically manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT system and application. IT system या application में से कुछ data मिलता है, उस पर manual control किए जाते हैं, तो वो IT dependent controls बन जाते हैं। In this case, even though the control is performed manually, the design and effectiveness of such controls depend on reliability of source data. कंट्रोल्स भले ही मैनुअल है बट जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली इस सिस्टम में से मिला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिकली जो आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके कंट्रोल्स भी रिलेवेंट यहाँ पर हो जाएंगे। ड्यू टू इनहेरेंट डिपेंडेंसी ऑन आईटी, द इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स रिक्वायर द जनरल आईटी कंट्रोल टू बी इफेक्टिव। सिंपल। General IT control versus application controls. These two categories of control over IT system are interrelated. जो general IT control है वो pervasive और indirect control है, वो सारे ही application के लिए भी हो सकते हैं, right? या most of them भी हो सकते हैं। तो general IT control और application control है वो interrelated controls हैं। The relationship between the application controls and the general IT control is such that general IT controls are needed to support the functioning of application controls, and both are needed to ensure complete and accurate information processing through IT system. जनरल आईटी कंट्रोल है उनका होना जरूरी है ताकि एप्लीकेशन कंट्रोल है वो प्रॉपरली हो पाए, इसीलिए दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। Testing methods in an automated environment. There are basically 4 types of audit tests that should be used: inquiry, observation, inspection and re-performance. हमारे पास 7 ऑडिट प्रोसीजर है, उसमें से हमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बराबर है या नहीं वो चेक करना है, तो इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और री परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं।
तीन चीजें नहीं कर सकते हैं, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि इनको जो रिकैलकुलेशन है वो जनरली डेटा है उनका कैलकुलेशन फिर से किया जाता है, तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बराबर है या नहीं वो चेक करना है तो उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। सेकंड, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है वो इंटरनल है तो एक्सटर्नल पार्टी से कोई कंफर्मेशन नहीं आ सकता। थर्ड, एनालिटिकल प्रोसीजर, उसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंसीडर करके उनके बीच की रिलेशनशिप को कंसीडर करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बराबर है या नहीं वो चेक किया जाता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए डेटा चाहिए, यहाँ पर हम एनवायरनमेंट बराबर है या नहीं, ऑटोमेशन बराबर है या नहीं, उसके कंट्रोल्स बराबर है या नहीं वो चेक करते हैं, तो उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। इसीलिए इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस किया जा सकता है। इंक्वायरी इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट बट इट आल्सो गिव्स द लिस्ट ऑडिट एविडेंस। एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हमें नहीं मिलेंगे। हेंस इंक्वायरी शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ एनी वन ऑफ द अदर ऑडिट टेस्टिंग मेथड। ये इसीलिए किसी और टेस्टिंग मेथड के साथ यूज करना चाहिए। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। Reperformance is most effective as an audit test and gives the best audit evidence. Reperformance से audit evidence है वो काफी effective होगा but वो ये list efficient होगा क्योंकि इसमें time बहुत ज़्यादा जाएगा। However, testing by reperformance could be very time consuming and list efficient most of the time. Generally, applying inquiry in combination with inspection gives the most effective and efficient audit evidence. इसीलिए inquiry और inspection को साथ में किया जाता है ताकि वो most efficient और effective audit evidence हमें मिल पाए। However, which audit test to use, when and in what combination is matter of professional judgment and will vary depending on several factors including, पर ये चार में से कौन सी प्रोसीजर को कब यूज करना, राइट, वो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट बनता है, पर वो ये जो फैक्टर्स दिए है उसके ऊपर डिपेंडेबल हो सकता है। रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड, हिस्ट्री ऑफ एरर्स और मिसस्टेटमेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड एटसेट्रा। रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, प्रीवियस एक्सपीरियंस, एरर या मिस्टेक जो भी मिसस्टेटमेंट जो भी मिला था, डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंसेस कितने हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिजनेस एंड असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड। ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि कौन से टेस्ट करनी है। When testing in an automated environment, some of the more common methods are as follows. Obtain an understanding of how an automated transaction is processed by doing a walkthrough of one end-to-end transaction using combination of inquiry, observation and inspection. जहाँ पर भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, जो भी ट्रांजैक्शंस ऑटोमेशन थ्रू हो रहे हैं तो वो हम 1 to 1 एंड टू एंड ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, 2-4 फ्यू ट्रांजैक्शंस हम चेक करेंगे, जहाँ से इनिशिएट होता है वहाँ से जब तक वो खत्म नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी इंपैक्ट सब कुछ हम देखेंगे, राइट। तो वॉक थ्रू पूरा किया जाएगा ताकि वो ट्रांजैक्शन किस तरह से प्रोसेस होता है वो हमें समझ में आएगा। ऑब्जर्व हाउ यूजर प्रोसेस ट्रांजैक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियोज, जो भी यूजर ऑफ द ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से प्रोसेस करते हैं इन वेरियस टाइप ऑफ सिनेरियोज वो हम देखेंगे। एंड इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन हो, जिस तरह से सिस्टम बिठाई गई है वो किस तरह से वो हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉमन टेस्टिंग मेथड से रिगार्डिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए वॉक थ्रू कर सकते हैं, वन एंड टू एंड ट्रांजैक्शन या थोड़े से ट्रांजैक्शंस को हम चेक कर सकते हैं एंड टू एंड, राइट। सेकंड, डिफरेंट सिनेरियोज में जो यूजर है वो किस तरह से वो एंट्रीज करता है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, और जो कॉन्फ़िगरेशन है एप्लीकेशन सिस्टम में वो हम इंस्पेक्ट करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। When the general IT controls are not existing or existing but ineffective, the auditor should assess the impact of IT risk and complexity of the automated environment in which the business operation take place and plan alternative audit procedure in order to rely on the system-based information. जब भी हमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर देखना है तो उसमें जनरल आईटी कंट्रोल नहीं है या फिर इनइफेक्टिव है, तो हमें कंसिडर करना होगा कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और वो रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह हमें करनी होगी, क्या क्या और कंट्रोल्स है वो सारे हमें चेक करने होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू द ऑडिट रिस्क असेसमेंट। मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल हो सकते हैं। मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल में बी मोर सुटेबल वेयर जजमेंट एंड डिस्क्रिएशन आर रिक्वायर्ड सच एज फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मैनुअल इंटरनल कंट्रोल्स कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं, कहाँ पर यूजफुल हो सकते हैं, जहाँ पर जजमेंटल मैटर्स हैं, राइट, वहाँ पर मैनुअल कंट्रोल्स होने चाहिए। जजमेंटल या फिर डिस्क्रिएशन, हर बार अलग अलग डिसीजन लेने, सब्जेक्टिविटी है। लार्ज, अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस में मैनुअल कंट्रोल्स एडवाइजेबल है।
सर्कमस्टांसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट। कौन सी एरर है, क्या एरर हो सकती है, राइट? वो प्रेडिक्ट करना, एंटिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है, वहां पर मैनुअल इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए। इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर कंट्रोल रिस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल। जो एग्जिस्टिंग स्कोप है ऑटोमेटेड कंट्रोल का, उनके अलावा की कोई सर्कमस्टांसेस है, राइट, वहां पर मैनुअल कंट्रोल्स होने चाहिए। सर्कमस्टांसेस चेंज होती रहती है। इन मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं, उनका मॉनिटरिंग है वो ऑब्वियसली दूसरे ऑटोमेटिक कंट्रोल से नहीं हो सकता है, वो मैन्युअली ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 4 सिचुएशंस दी गई है जहां पर मैन्युअल कंट्रोल से वो ज्यादा एडवाइजेबल है। लार्ज अनयूजुअल नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस में। सेकंड, सर्कमस्टांसेस जहां पर एरर क्या है उसको डिफाइन करना, प्रेडिक्ट करना और उसे एंटिसिपेट करना डिफिकल्ट है। थर्ड, जहां पर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है, जहां पर स्पेसिफिक कोई कंट्रोल नहीं है। एंड फोर्थ, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का मॉनिटरिंग करना, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए भी मैनुअल कंट्रोल्स होना चाहिए। मैनुअल कंट्रोल एलिमेंट्स में बी लेस सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, मतलब कि मैनुअल कंट्रोल्स कम होने चाहिए और कहां पर ऑटोमेटेड कंट्रोल ज्यादा होने चाहिए, वो सिचुएशंस दी है। हाई वॉल्यूम और रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, और इन इंस्टीट्यूशंस वेयर एरर्स दैट कैन बी एंटिसिपेटेड और प्रेडिक्टेड कैन बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बाय कंट्रोल पैरामीटर्स दैट आर ऑटोमेटेड। जहां पर बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है और रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन है, तो ऑटोमेशन में वो हम क्या कैसे करना है वो डिफाइन कर देंगे, तो वो ऑटोमेशन है वो प्रॉपरली कर देगा, तो उसमें मैनुअल कंट्रोल्स की जरूरत नहीं है, वहां पर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स एडवाइजेबल रहते हैं। या फिर जहां पर एरर्स है वो प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो वहां पर जो कंट्रोल्स में अगर वो एरर क्या है, किसको एरर कहा जाएगा, वो सब कुछ डिफाइन कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो एरर को प्रिवेंट करेगा या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट करेगा, तो वहां पर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होने चाहिए। Control activities where the specific ways to perform the control can be adequately designed and automated. कंट्रोल कैसे होने चाहिए, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वो प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होने चाहिए, राइट। हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है, राइट, या फिर एरर्स को प्रॉपरली एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट कर सकते हैं टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट एंड करेक्ट, तो वहां पर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होने चाहिए। या फिर कंट्रोल एक्टिविटीज को किस तरह से परफॉर्म करना है वो प्रॉपरली डिफाइन किया जा सकता है, तो वहां पर भी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हो सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू कोर्स में ऐड किया गया टॉपिक क्या क्वेश्चन है, तो ये पूछ सकते हैं। इवन जो मैंने एमटीपी का आपको क्वेश्चन बताया कि जो जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना था, इस टाइप का क्वेश्चन मैनुअल और मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल के लिए भी पूछ सकता है। जैसे कि अगर नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन है तो वहां पर कौन सा एडवाइजेबल है, मैनुअल और ऑटोमेटेड, तो वहां पर क्या होगा, मैनुअल कंट्रोल। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, राइट। बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। Manual elements in internal control may be less reliable than automated element because they can be more easily be bypassed, ignored or overridden, and they are more prone to simple errors and mistake. मैनुअल एलिमेंट ऑफ कंट्रोल होगा तो उसमें क्या है कि कोई भी बाईपास कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, राइट। बट ऑटोमेटेड कंट्रोल में ऐसा नहीं होगा, ऑटोमेटेड कंट्रोल को तो फुलफिल करना ही होगा। और तो और जो सिंपल एरर है, क्लेरिकल एरर्स है, वो मैनुअल कंट्रोल्स में होने के चांसेस ज्यादा। Consistency of application of manual control element cannot therefore be assumed. इसीलिए मैनुअल कंट्रोल है वो कंसिस्टेंटली फॉलो किए गए हैं ऐसा अज्यूम हम नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेटेड कंट्रोल में वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंटली फॉलो किए गए हैं। ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसमें हम किस तरह से ऑडिट करेंगे। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करेंगे, फिर अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द कंट्रोल्स ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की वो एनवायरनमेंट बराबर है या नहीं, और उनका रिगार्डिंग रिपोर्टिंग कैसे होगा। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, कहां पर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है जहां पर सिग्निफिकेंट अकाउंट और डिस्क्लोजर क्या रहेंगे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस, relevant financial statement assertions जो related to automated environment है। identify likely source of misstatement कहां पर हो सकता है, that can be the risk, and consider the risk arising from use of IT system, और IT system का यूज करने से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जो हमने आगे रिस्क समझे थे कि वो IT रिलेटेड वर्क करने से, IT रिलेटेड एनवायरनमेंट में काम करने से रिस्क हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें 5 चीजें बताई है रिगार्डिंग द रिस्क असेसमेंट इन केस ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड डिस्क्लोजर्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन हम कंसिडर करेंगे, रिलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शंस क्या होंगे वो देखेंगे हम। आइडेंटिफाई लाइकलीहुड ऑफ लाइकली मिस स्टेटमेंट्स की जो हो सकते हैं, राइट। एंड फिफ्थ, कंसिडर रिस्क रिलेटेड टू द IT सिस्टम, राइट।
फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस यूजिंग फ्लो चार्ट और नैरेटिव्स। जो भी एनवायरनमेंट है उनको प्रॉपर्ली हम समझेंगे नैरेटिव्स या फिर वो हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। प्रिपेयर रिस्क कंट्रोल मैट्रिसेस, रिस्क कहाँ पर है, कहाँ पर कितना कंट्रोल है, वो उसका मैट्रिक्स बनाएंगे। अंडरस्टैंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रू ऑफ एंड टू एंड ट्रांजैक्शन। एंड टू एंड ट्रांजैक्शन करेंगे तो किस तरह से प्रॉपरली प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस किस तरह से हो रहा है वो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। प्रोसेस वाइड कंसिडरेशन ऑफ फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। प्रोसेस वाइड किस तरह से कंट्रोल्स वहां पर रखे गए हैं इन केस ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। एंटिटी लेवल पर कैसे कंट्रोल है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, वेरियस अदर कंट्रोल एक्टिविटीज जो भी है वो हम देखेंगे समझेंगे। आईटी जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल और जो एप्लीकेशन कंट्रोल है वो भी हम समझेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग और इवेल्युएशन के लिए हमें 5 चीजें बताई है। सबसे पहले तो पूरी जो प्रोसेस है राइट उनको समझना है, बिजनेस प्रोसेस को समझना है, उनको डॉक्यूमेंट करना है थ्रू नैरेटिव्स या फिर फ्लो चार्ट। फिर रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिसेस प्रिपेयर किया जाएगा। हम फिर डिजाइन देखेंगे कंट्रोल्स की कि किस तरह से है राइट, वो वॉक थ्रू करके देख सकते हैं एंड टू एंड ट्रांजैक्शन किस तरह से प्रोसेस होता है। फिर प्रोसेस वाइड कंट्रोल, कंट्रोल एक्टिविटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किस तरह से है वो हम समझेंगे, इवेल्युएट करेंगे और जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल को समझेंगे और देखेंगे। देन टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, असेस नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग। कंट्रोल से उसको चेक करेंगे तो उसके लिए नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या रहेगा वो असेस करेंगे। असेस रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ पॉपुलेशन, जहां पर भी हमें टेस्टिंग करना है तो उसके लिए जो सोर्स डेटा है, जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीट है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, वो हम देखेंगे। टेस्टिंग ऑफ की रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट्स, जो भी हमें रिपोर्ट्स स्प्रेडशीट्स जो मिल रहा है फ्रॉम द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वो बराबर है या नहीं उसका चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। सैंपल टेस्टिंग, सैंपल बेसिस पर चेकिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। कंसीडर कंपिटेंस ऑफ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ और टीम परफॉर्मिंग कंट्रोल टेस्टिंग, जो भी कंट्रोल टेस्टिंग कर रहा है वो कंपिटेंट है या नहीं, उसकी स्किल्स इंडिपेंडेंस किस तरह से वो देखेंगे। तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट है। सबसे पहले असेस करेंगे नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल्स टेस्टिंग। सेकंड रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा एंड पॉपुलेशन। थर्ड टेस्टिंग करेंगे हम की रिपोर्ट्स और स्प्रेडशीट्स का, सैंपल टेस्टिंग करेंगे। और तो और कंपिटेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ जो भी टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल कर रहा है वो हम कंसिडर करेंगे। एंड रिपोर्टिंग, ये सब कुछ चेक करेंगे। उसके बाद अगर कोई रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी गलतियां मिल रही है तो वो रिपोर्ट किया जाएगा। इवेल्युएट कंट्रोल डेफिशिएंसीज, कंट्रोल्स जो चेक किए उसमें कहां कहां पर डेफिशिएंसीज है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, मटेरियल वीकनेसेस, उसमें से डेफिशिएंसीज में से कौन सी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, मटेरियल वीकनेसेस है। रेमिडिएशन ऑफ कंट्रोल वीकनेसेस, वो कंट्रोल वीकनेसेस के लिए क्या कोई रेमिडिएशन है, कोई रेमिडियल स्टेप्स लिए जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर, वो जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, मटेरियल वीकनेसेस है राइट, जिसका कोई भी रेमिडियल स्टेप्स नहीं है वो मैनेजमेंट को बताया जाएगा थ्रू इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। और उसमें अगर सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में अगर रिपोर्ट करना जरूरी बनेगा तो वो रिपोर्ट भी कर सकता है। तो रिपोर्टिंग रिलेटेड भी 5 मैटर्स हमें बताए हैं। एवेल्युएट करेंगे कंट्रोल डेफिशिएंसीज को, उसमें से जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, मटेरियल वीकनेस है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके लिए रेमिडियल कंट्रोल्स यानी वो देखेंगे। फिर इंटरनल कंट्रोल मेमो या फिर मैनेजमेंट लेटर हम देंगे और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो ऑडिटर रिपोर्ट में उसको रिपोर्ट किया जाएगा राइट। तो ये ऑडिट अप्रोच था इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब है डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। ऑडिट में हम डेटा एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स मतलब कि डेटा को प्रॉपरली उसको एनालाइज करना, प्रोसेस करना और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना राइट। वो ऑडिट में भी यूज किया जा सकता है, जिसके लिए कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हो सकती है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर से आइडिया है राइट, या फिर एक्सेल सीट का भी यूज करके डेटा एनालिटिक्स किया जा सकता है, जिसमें से फ्रॉड वगैरह अगर कुछ भी है तो हमें पता चल पाएगा। The combination of processes, tools and techniques that are used to tap vast amounts of electronic data to obtain meaningful information is called data analytics. Various types के tools का use करके जो data है उनमें से meaningful information निकाली जाती है। The tools and techniques that auditor use in applying the principles of data analytics are known as computerized assisted audit techniques or CAATs in short. Data analytics can be used in testing of electronic records and data residing in IT system using spreadsheets and specialized audit tools visa, IDEA and SEL to perform the following. स्प्रेडशीट्स मतलब कि जो एक्सेल वर्कशीट्स रहती है उससे भी हम कर सकते हैं, या फिर आइडिया, SEL जैसे टूल्स भी यूज कर सकते हैं। कि वो जो सारे टूल्स है डेटा एनालिटिक्स है वो हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कुछ उसकी यूजफुल स्टेप्स है कि यूजफुल मैटर्स है जहाँ पर हमें यूज करना चाहिए, एडवाइजेबल है, वो हमें यहाँ पर बताया है। Check completeness of data and population that is used in either test of controls or substantive audit test.
हम जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं या फिर सब्सटेंटिव ऑडिट टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, तो उसमें हमें पूरा जो डेटा चाहिए वो डेटा कंप्लीट है या नहीं, राइट, वो चेक करने के लिए हम डेटा एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट डेटा होगा तभी सैंपल्स जो होंगे वो बराबर होंगे, और तो और जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करनी है वो बराबर हो पाएगी, राइट। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग जो था, राइट, उसमें हम डेटा एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं। रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेटा। रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, जो भी ट्रांजैक्शन डेटा है उसमें से ट्रायल बैलेंस को फिर से बनाना, ताकि जो मैनेजमेंट ने जो ट्रायल बैलेंस दी है वो बराबर है या नहीं वो पता चलेगा। रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन। रिकरिंग टाइप के ट्रांजैक्शन है जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह लगाना है और वो हम फॉर्मूला लगाकर चेक करते हैं, तो वो भी डेटा एनालिटिक्स है। एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज की, वो जर्नल एंट्रीज में अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, तो वो पता चल पाएगा। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, इवेल्यूटिंग इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज, कंट्रोल डेफिशिएंसीज की इम्पैक्ट कितनी है वो इवेल्यूएट करने के लिए भी डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जा सकता है। तो डेटा एनालिटिक्स के लिए हमें 7 पॉइंट्स बताए हैं, उस वहां पर हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा पॉपुलेशन, राइट। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स। थर्ड, रीपरफॉर्मेंस ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी 2 बार ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं। कंप्लीटनेस चेक करने के लिए ऑडिट सैंपलिंग, ये तो काफी इजी पॉइंट है, राइट। रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, परफॉर्मेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। अब हमें दिया है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, आईएफसी, एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बराबर है या नहीं, उसके ऊपर रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है ऑडिटर की, और ये जो आईएफसी का इंप्लीमेंटेशन है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वो हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। The term internal financial control IFC basically refers to the policies and procedure put in place by companies for ensuring इंटरनल कंट्रोल की जो हमने डेफिनेशन में जो 4 ऑब्जेक्टिव्स, 4 पर्पसेस या फिर जो उसका मीनिंग समझा था उसमें ये 4 पॉइंट्स कवर अप हुए थे। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, ये इंटरनल कंट्रोल में भी कवर अप हुआ था। और तो और प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड जो आईएफसी के अंदर स्पेसिफिकली कवर अप होता है, ये आईसी के पर्पस भी थे और मीनिंग में भी कवर अप हुआ था, राइट। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, compliance with laws and regulations, safeguarding of assets and prevention and detection of frauds, right। ये 5 ऑब्जेक्टिव्स के लिए आईएफसी वो परफॉर्म किया जाता है कंपनीज के द्वारा। कंपनीज एक्ट 2013 में ये कंपलसरी है, तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस दिए गए हैं और उन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेक्शन 134(5)(e), in case of listed companies the director's responsibility statement shall state that directors has laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively। लिस्टेड कंपनीज के केस में डायरेक्टर्स का स्टेटमेंट होना चाहिए एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लोज ई कि आईएफसी है वो प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है, राइट, वो एडिक्वेट है और वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है, उसके बारे में उनको स्टेटमेंट देना होगा। दैट मींस कि लिस्टेड कंपनीज के केस में डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लोज ई की आईएफसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज आई ऑफ द कंपनीज एक्ट। The auditor's report shall state whether the company has adequate internal financial control system in place and also in the operating effectiveness of such control। ऑडिटर के रिपोर्ट में भी ये मेंशन किया होना चाहिए कि आईएफसी है या नहीं, और तो और वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं, आईएफसी इज इन प्लेस और नॉट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिव और नॉट, उसके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा। This requirement shall not apply to a private company which is one person company or a small company or has turnover less than ₹50 crore as per latest audited financial statements and which has aggregate borrowings from banks or financial institutions or body corporate at any point of time during the financial year for less than ₹25 crore। जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना जरूरी है कि आईएफसी सिस्टम है या नहीं और वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं, बट इसको ये जो है ये प्राइवेट कंपनी, जो भी 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर है वो लेस देन ₹50 करोड़ है एंड जो बोरोविंग्स है वो भी लेस देन ₹25 करोड़ है ड्यूरिंग द ईयर,
राइट। वो बोरोविंग किसके पास से हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर उसके पास से बोरोविंग लेस देन ₹25 करोड़ है तो ये आईएफसी का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो भी प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी नहीं है, स्मॉल कंपनी नहीं है, और या तो फिर उसका टर्नओवर है वो मोर देन 50 करोड़ है, या फिर बोरोविंग से वो 25 करोड़ से ज्यादा है फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, तो उनको ये आईएफसी, उसके केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आईएफसी के ऊपर अपना रिपोर्ट दे, उसके ऊपर अपनी कमेंट दे। ये 143 सबसेक्शन 3 क्लोज आई के अंदर कवर अप होता है। ये ऑडिट रिपोर्ट में भी पूरा 143 सबसेक्शन 3 कवर अप होता है, जिसमें वेरियस मैटर्स के लिए ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में कमेंट करना जरूरी है। उसमें से ये एक है, ये आईएफसी रिलेटेड है, राइट। इसके ये एक्सेप्शंस जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको केस स्टडी, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में पूछ सकता है, राइट। चलिए, यहाँ पर ये एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बॉडी कॉर्पोरेट से भी अगर लोन है तो भी यहाँ पर कवर अप होता है। जनरली बाकी जो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस है उसमें जनरली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से बोरोविंग है उसी को कंसिडर किया जाता है, बट ये आईएफसी के रिपोर्टिंग के लिए बॉडी कॉर्पोरेट के पास से भी लोन है तो वो भी यहाँ पर कवर अप होता है, राइट। तो वहां पर क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट करना है तो कर सकते हैं। सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्लोज 7 of the Act, every audit committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the board, which shall inter alia include evaluation of internal financial control and risk management system. ऑडिट कमेटी जहां पर भी जिस भी कंपनी में फॉर्मेशन करना जरूरी है उनको भी ये एप्लीकेबल होगा सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्लोज 7 के हिसाब से, कि उनको भी ऑडिट कमेटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आईएफसी चेक करे कि वो बराबर है या नहीं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी चेक करे। Section 149 subsection 8 of the Act, the company and independent director shall abide by the provisions specified in Schedule 4, which lays down the code of independent directors. As per this code, the role and function of independent directors include that they shall satisfy themselves on the integrity of financial information and that financial controls and the system of risk management are robust and defensible. Independent directors की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 8, जहां पर शेड्यूल 4, जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए कोड बनाया गया है, उसमें भी ये चीज कवर अप की गई है कि उनको चेक करना है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी कैसी है और तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे है, राइट, और सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट रोबस्ट एंड डिफेंसिबल है या नहीं, राइट। तो हमें यहाँ पर चार लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लोज ई में लिस्टेड कंपनीज के केस में डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आईएफसी एडिक्वेट है या नहीं और वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं, उसके ऊपर अपना कमेंट दें। सेकंड 143 सबसेक्शन 3 क्लोज आई के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आईएफसी इन प्लेस है या नहीं एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं, उसके ऊपर रिपोर्ट दे। बट उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। प्राइवेट कंपनी जो 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी है, या फिर प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन ₹50 करोड़ से, या फिर बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट लेस देन ₹25 करोड़ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उनको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्लोज 7 के हिसाब से ऑडिट कमेटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को देखे, और तो और सेक्शन 149 सबसेक्शन 8 के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज पर शेड्यूल 4, जिसमें कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दिया हुआ है। उनको भी देखना होगा कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स है वो रोबस्ट एंड डिफेंसिबल है या नहीं। The directors and management have primary responsibility for implementing and maintaining an effective internal control framework, and auditors are expected to evaluate, validate and report on the design and operating effectiveness of internal financial control. IFC का फॉर्मेशन, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन करवाने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स की रहेगी, बट वो बराबर है नहीं, उनको इवेल्यूएट करना और उसके ऊपर रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स की रहेगी, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो 134(5)(e) में डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 177 सेक्शन 4 में ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट कमेटी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही मेंबर्स रहेंगे, और तो और 149 सेक्शन 8 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की है, बट ऑडिटर को भी चेक करना होगा कि वो सिस्टम बराबर है या नहीं, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब डिस्टिंक्शन डिफरेंस दिया है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये चैप्टर 4 में दिया हुआ है, बट ये आईएफसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। सिर्फ ये एक पैराग्राफ है, वही चैप्टर 4 में पेज नंबर 4.43 610 जो ऐसे है उसके बाद दिया हुआ है, बट ये इसके साथ रीड करना ज्यादा एडवाइजेबल रहता है। आईएफसी क्या है वो ऑलरेडी हमने जो है वो डिफाइन कर लिया है, वो हमने समझ लिया है, रिवाइज कर लिया है। उसमें 5 चीजें कवर अप होती है।
राइट। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड है, कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स एंड प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड, ये 5 चीजों के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, उसको IFC कहा जाता है। तो यही मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। On the other hand, internal control over financial reporting is required where auditors are required to express an opinion on the effectiveness of an entity's internal control over financial reporting. Such opinion is in addition and distinction from opinion expressed by the auditor on the financial statement. जबकि इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर के कंट्रोल्स है वो बराबर है या नहीं, उसके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना रहता है। जो नॉर्मल ऑडिट ओपिनियन देना होता है ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनसे अलग रहता है। तो IFC है वो ब्रॉडर टर्म है, जबकि इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो लिमिटेड टू द कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहेंगे। तो ये उन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा। Therefore, internal financial control is wider term, whereas internal control over financial reporting is narrower term, restricted to entities internal control over financial reporting only. Right? ये ऑलरेडी एक बार ओल्ड कोर्स में एक बार पूछा हुआ है, फिर से भी पूछ सकते हैं। क्लियर? डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, जो भी रिस्क है, ऑडिट रिस्क है, राइट, उसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। तो ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच, डिस्कशन जो भी हुआ है एंगेजमेंट टीम और उनके बीच जो भी डिसीजन लिया है रिगार्डिंग द रिस्क, वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए। की एलिमेंट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन रिगार्डिंग ईच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच द अंडरस्टैंडिंग वाज ऑब्टेन्ड एंड द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म्ड। जो भी की एलिमेंट्स है, जो भी अंडरस्टैंडिंग ली है, इंटरनल कंट्रोल्स एंटिटी के बारे में समझा है एज पर SA 315, जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की है, तो उसके जो भी की एलिमेंट्स है उनको डॉक्यूमेंट करना जरूरी होगा। थर्ड, आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट द असर्शन लेवल, जो भी रिस्क असेस किया है, राइट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई और असेस किया है, उसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए। एंड risks identified and related controls about which the auditor has obtained an understanding, और जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं और उनके रिगार्डिंग जो भी कंट्रोल्स है जिसके बारे में ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ली है, उसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो 4 चीजें रिगार्डिंग रिस्क है वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए ऑडिटर को। सबसे पहले जो भी डिस्कशन हुआ है अमंग द एंगेजमेंट टीम और जो डिसीजंस पर पहुंचे हैं वो। सेकंड, की एलिमेंट्स, जो भी इंटरनल कंट्रोल को समझा, अंडरस्टैंडिंग लिए एंटिटी के बारे में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की, उसके जो की एलिमेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। थर्ड, आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो भी हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में किया होगा, राइट। तो जो भी रिस्क मिले है एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल वो डॉक्यूमेंट किया जाएगा। एंड फोर्थ, रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड कंट्रोल्स क्या क्या है, जो भी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ली है वो भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। ये भी एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स, जो भी ऑडिट फाइंडिंग्स मिले हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के कंट्रोल्स के बारे में, उसको असेस करना और उसको रिपोर्ट करना। When certain findings or exception in IT environment and IT controls of the company are found, following points need to be considered. Are there any weakness in IT controls? जो भी हमें problems मिली है, findings मिले हैं, exceptions मिले हैं, क्या वो weakness है IT control की? What is the impact of the weakness on overall audit? अगर वो weakness है तो उसकी impact क्या होगी audit के ऊपर? रिपोर्ट डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर, अगर वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, मटेरियल वीकनेस है, तो वो मैनेजमेंट को बताना जरूरी होगा। मैनेजमेंट को ये कम्युनिकेट किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा थ्रू इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर। कम्युनिकेट इन राइटिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज टू TCWG, और जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है जो मैनेजमेंट को बताई गई है, उसका अगर कोई भी रेमेडियल स्टेप्स नहीं लिया गया है तो TCWG को भी रिपोर्ट किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। इस पर SA 265 जो चैप्टर 7 में कवर अप होगा, राइट। तो ये 4 स्टेप्स किए जाते हैं। सबसे पहले तो वीकनेस है या नहीं IT कंट्रोल में, जो भी हमें फाइंडिंग्स है, जो भी हमारे एक्सेप्शंस मिले हैं वो, राइट, वो सबसे पहले डिसाइड किया जाएगा वेदर इट इज अ वीकनेस और नॉट। सेकंड, अगर वो वीकनेस है तो उसकी इंपैक्ट क्या है ऑडिट के ऊपर, अगर वो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट दिया जाएगा थ्रू इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर, और अगर जरूरत पड़ेगी वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है तो TCWG को भी कम्युनिकेट किया जाएगा। ये ऑलरेडी 2 बार ओल्ड कोर्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑडिटर नीड्स टू असेस ईच फाइंडिंग्स और एक्सेप्शन टू डिटरमाइन इम्पैक्ट ऑन ऑडिट and evaluate its exception result in deficiency in internal control, और वो significant deficiency है या नहीं वो चेक किया जाएगा। A deficiency in internal control exists if a control is designed, implemented or operated in such a way that it is unable to prevent or detect and correct misstatement in the financial statements on a timely basis, or the control is
मिसिंग। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल किसे कहा जाएगा? जो भी इंटरनल कंट्रोल है या तो वो प्रिवेंट नहीं कर सकते मिसस्टेटमेंट को, या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट नहीं कर सकते, या फिर कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल इज मिसिंग, तो उसे डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कहा जाएगा। Evaluation and assessment of audit findings and control deficiencies involve applying professional judgment that includes consideration of quantitative and qualitative measure। जो भी डेफिशिएंसी है राइट इंटरनल कंट्रोल में, तो वो डेफिशिएंसी है या नहीं फाइंडिंग्स है, उसके लिए प्रोफेशनल जजमेंट लिया जाएगा कि ये डेफिशिएंसी है या नहीं, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं। Each finding should be looked at individually and in the aggregate by combining with other findings and deficiencies। सिंपल। चलिए इसके बारे में एक एग्जांपल है जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था। A CA during course of audit of a company finds that cash is not deposited into bank frequently although concerned staff of a company was required to do so। एक जो सीए है जो ऑडिट कर रहा था, उनको पता चला कि ये जो कंपनी है उसमें कैश है वो बैंक में फ्रीक्वेंटली डिपॉजिट होना चाहिए बट वो नहीं हो रहा है। Further, the official responsible to ensuring performance of above function has also not paid any attention to it। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये फंक्शन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं वो चेक करे, वो भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। It means that control is not working as planned. It would not be able to prevent misstatement and very purpose of control is defeated. It represents a control deficiency। इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल होना चाहिए था वो इन प्लेस नहीं है, वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है और ये कंट्रोल डेफिशिएंसी माना जाएगा। सिंपल। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 4 जिसमें हमने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और आईएफसी को रिवाइज किया। होपफुली वो आपका अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट सजेशन और रिव्यूज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट अब हम चैप्टर 7 को रिवाइज करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।